हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड पोटेंशियल अप्रेजल। इस चैनल पे आपको एमकॉम बीकॉम का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। ये एचआरएम की सीरीज चली हुई है जिसमें कि एमकॉम और बीकॉम के लिए सिलेबस है। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? जब भी हम किसी एम्प्लॉय की प्रेजेंट जॉब की इवेल्युएशन करते हैं, यानी जिस जॉब पे वो उपस्थित है, रहता है, काम करता है, उसके आधार पे उसका मूल्यांकन किया जाता है। क्या वो उस जॉब के अकॉर्डिंग ठीक है कि नहीं है, वो कितना कॉम्पिटेंट है, कितना वो परफॉर्मेंस दे रहा है, कितने उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो उसकी पोटेंशियलिटी को जज करना और उसकी कॉम्पिटेंसी गैप को निकालना, उसके एम को आइडेंटिफाई करना, ऑल ओवर आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल्स में आता है। क्या व्यक्ति परफॉर्मेंस अप्रेजल में ये आइडेंटिफाई किया जाता है, क्या व्यक्ति जो है राइट पर्सन राइट जॉब पे है अवेलेबल कि नहीं। परफॉर्मेंस अप्रेजल को परफॉर्मेंस डेवलपमेंट के साथ भी लिंक किया जाता है, जहाँ पे व्यक्ति की परफॉर्मेंस गैप को निकाला जाता है और उसको गैप को भरने की कोशिश की जाती है। उस गैप को एप्रोप्रिएट डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से और मेथड के माध्यम से हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टमैटिकल अप्रोच है जहाँ पे व्यक्तियों का मूल्यांकन किया जाता है, उसके काम की जॉब का मूल्यांकन किया जाएगा, उस जॉब के साथ वो कितना पोटेंशियली कितना डेवलप कर पा रहा है खुद को, वो भी मूल्यांकन किया जाता है। जॉब पर अप्रेजल जो एक फॉर्मल एक्टिविटी है, एक स्ट्रक्चर सिस्टम है जिसके आधार पे उसको मूल्यांकन किया जाता है। एक स्ट्रक्चर सेटअप होता है जहाँ पे जिसकी जॉब के आधार पे उस स्ट्रक्चर के आधार पे उसका बिहेवियर आउटकम सारी चीज़ें जो है वो मूल्यांकन की जाती हैं। एम्प्लॉय किस तरह का काम परफॉर्म कर रहा है, किस तरह का काम हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर्स में एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के लिए उसके काम से कितनी बेनिफिट होने वाला है। तो अगर एम्प्लॉय अच्छी तरीके से काम करेगा तो उसका बेनिफिट जो है वो सबके लिए होगा, फ्यूचर्स के लिए भी होगा, खुद के लिए भी उसका बेनिफिट है, ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होगा और सोसाइटी को भी बेनिफिट होगा। तो इवैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हम एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन के साथ उसकी जॉब को हम देखते हैं कि जॉब के अकॉर्डिंग वो सही है कि नहीं है, जॉब के अकॉर्डिंग उसकी प्लेसमेंट, सिलेक्शन, प्रमोशन, फाइनेंशियल रिवार्ड अब उसको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी होता है कि मूल्यांकन के आधार पे ही हम व्यक्ति की परफॉर्मेंस के आधार पे ही हम उसके रिवॉर्ड को डिसाइड कर सकते हैं, बोनस को डिसाइड कर सकते हैं एंड उसके लिए और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है द फीचर्स या करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल की अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो परफॉर्मेंस अप्रेजल एक फॉर्मल स्ट्रक्चर सिस्टम है जो स्ट्रक्चर के आधार पे हम मूल्यांकन करते हैं। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करेंगे। जो भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशंस में काम करता है उसकी परफॉर्मेंस का मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ पे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाता है, जिस जॉब में वो प्रेजेंट है उसके आधार पे वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एम्प्लॉय इवैल्यूएशन फ्यूचर के आधार पे भी होता है। अगर व्यक्ति अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल जाती हैं। अगर उस परफॉर्मेंस में गैप होता है तो उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाए जाते हैं। एक तरह का ये सिस्टमैटिक बेसिस के आधार पे परफॉर्मेंस किया जाता है। ये परफॉर्मेंस मंथली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है और डिफरेंट जॉब की डिफरेंट जॉब इवैल्यूएशन होती है। ऐसा नहीं है कि जॉब इवैल्यूएशन एक सिमिलर होती है सब जॉब के लिए, नहीं। जो भी जॉब आपकी अलग-अलग प्रकार की होती है, तो अलग-अलग प्रकार के लिए जॉब इवैल्यूएशन अलग तरीके से होती है और ये कंटिन्यू प्रोसेस होता है, चाहे वो मीडियम हो या लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन हो। ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब की परफॉर्मेंस को देखा जाता है। व्यक्ति कैसे काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो उसके लिए टारगेट डिसाइड किया था उस तरीके से वो काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे जो भी परफॉर्मेंस अप्रेज़ल है उसके काम की परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करने से इसका जो टर्म है वो रहती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल। बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल करवाया जाता है और परफॉर्मेंस अप्रेजल करना बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉय के लिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। उससे रिलेटेड एक एम्प्लॉय की सही इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाती है और ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय है क्या वो उसकी क्वालिफिकेशन के आधार पे अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जो भी जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके आधार पे ही हम व्यक्ति को प्लेस करते हैं, प्रमोट करते हैं, फाइनेंशियल रिवार्ड करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं, चाहे वो प्लेसमेंट हो, प्रमोशन हो, फाइनेंशियल रिवार्ड हो, वो व्यक्ति की परफॉर्मेंस के आधार पे बेस्ड होता है। अगर व्यक्ति अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो सारी चीज़ें जो हैं वो उसको मतलब हम तभी रिवार्ड देंगे, तभी इंसेंटिव देंगे जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। सो
परफॉर्मेंस अप्रेज़ल में बहुत से ऐसे इम्पोर्टेंट पर्पस है जिसके आधार पे परफॉर्मेंस अप्रेज़ल काम करता है। परफॉर्मेंस अप्रेज़ल एक फीडबैक प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग टू इंडिविजुअल कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है। एंड परफॉर्मेंस अप्रेज़ल से हम व्यक्तियों के बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम कहीं भी हमें लग रहा है कि व्यक्ति अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उसके बिहेवियर को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेज़ल जो है वो एक प्रॉपर डाटा मैनेजर को प्रोवाइड करता है कि फ्यूचर्स में किस तरह की जॉब असाइनमेंट की ज़रूरत है, किस तरह से उनको कंपनसेशन हम दे सकते हैं ताकि बेटर डिसीज़न हो सके। परफॉर्मेंस अप्रेज़ल एक सिस्टमैटिकली जजमेंट होती है, उसके आधार पे ही हम व्यक्ति को सैलरी देते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, डिमोशन करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, क्योंकि व्यक्ति की परफॉर्मेंस को देख के ही ये सारी चीज़ें की जाती हैं। एंड परफॉर्मेंस अप्रेज़ल से हम व्यक्ति को सबॉर्डिनेट को बता सकते हैं कि क्या करना है, किस तरह से हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्किल को अच्छा कर सकते हैं, नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेज़ल हमें ये बताता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आपका जो सबॉर्डिनेट है या व्यक्ति है, एम्प्लॉयी है, वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, वो हमें परफॉर्मेंस अप्रेज़ल से पता चलता है। परफॉर्मेंस अप्रेज़ल में हम कोचिंग दे के, काउंसलिंग दे के व्यक्ति को हम अच्छा परफॉर्म करने के लिए हम कह सकते हैं। एंड परफॉर्मेंस अप्रेज़ल्स में बहुत से ऐसे पर्पस है कि व्यक्ति को सैलरी देनी है, तब भी परफॉर्मेंस अप्रेज़ल देखेंगे। व्यक्ति को कहीं गैप लग रहा है, तो परफॉर्मेंस अप्रेज़ल पे हम ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम करवा सकते हैं। जॉब रोटेशन करवा सकते हैं, प्रमोशन के लिए परफॉर्मेंस अप्रेज़ल बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो है जब भी कोई व्यक्ति प्रमोट होता है, ट्रांसफ़र करनी है, डिमोशन करनी है, तब भी हम परफॉर्मेंस अप्रेज़ल देखते हैं। किसी व्यक्ति को टर्मिनेट करना है, डिस्चार्ज करना है, तब भी हम परफॉर्मेंस अप्रेज़ल देखते हैं। जब हमें किसी व्यक्ति को ज़्यादा पे करनी है, इंक्रीज़ पेमेंट करनी है, सैलरी इंक्रीज़ करनी है, तब भी उसकी परफॉर्मेंस के आधार पे करेंगे। और जब हमें लगता है कि व्यक्ति को ट्रेनिंग या डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाने की ज़रूरत है, वो भी परफॉर्मेंस के आधार पे होती हैं। और जब हमें सबॉर्डिनेट को उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताना है कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो, कितना परफॉर्म कर पाते हो, तो वहाँ भी परफॉर्मेंस अप्रेज़ल ज़रूरी होती है। परफॉर्मेंस अप्रेज़ल हमारे करियर प्लानिंग के लिए भी ज़रूरी है, लीगल रिक्वायरमेंट के लिए भी ज़रूरी है। एंड जो भी ह्यूमन बीइंग में अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहता है, डेवलप करना चाहता है, तब भी परफॉर्मेंस अप्रेज़ल ज़रूरी होती है। इसलिए परफॉर्मेंस अप्रेज़ल ऑर्गनाइज़ेशन करवाती है ताकि व्यक्ति को पता लग जाए कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, क्या कमी है, कैसे इम्प्रूव हो सकती है। नेक्स्ट जो आता है, व्हाट इज़ टू बी अप्राइज्ड, मतलब जब भी परफॉर्मेंस अप्रेज़ल की जाती है तो किन तथ्यों का मूल्यांकन किया जाता है, किस आधार पे मूल्यांकन किया जाता है, ताकि उसकी ओवर परफॉर्मेंस के बारे में पता चल सके, ओवर परफॉर्मेंस इवैल्यूएट हो सके। यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखा जाता है कि किस जॉब पे वो काम कर रहा है, एबिलिटी उसकी योग्यता को चेक किया जाता है, उसके नॉलेज को चेक किया जाता है, उसके स्किल को, उसकी जजमेंट, व्यक्ति जो है वो नया सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, व्यक्ति जो इनिशिएटिव लेने वाला है कि नहीं है, व्यक्ति में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितना रिसोर्सफुलनेस है, कितनी जॉब नॉलेज है, ये सारी चीज़ें जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेज़ल के थ्रू चेक की जाती है, देखी जाती हैं। व्यक्ति रेगुलर है, लीडरशिप क्वालिटी कितनी है, उसमें वो उसकी राइटिंग है, ओरली स्किल कितनी है, ये सारी चीज़ें हम अप्रेज़ल के दौरान चेक करते हैं। एंड knows the process of the performance appraisal। परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक सिस्टमेटिकली प्रोसेस होता है। जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन करना चाहती है तो वो इस प्रोसेस को फॉलो करती है। सबसे पहले स्टैंडर्ड को हम सेट करते हैं। स्टैंडर्ड क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में ईंटें बनने का काम हो रहा है तो भाई एक व्यक्ति 100 ईंटें दिन में बनाएगा, तो एक स्टैंडर्ड है कि हमने 100 ईंटें दिन में बनानी है, तो एक स्टैंडर्ड फिक्स हो गया। तो परफॉर्मेंस अप्रेज़ल में सबसे पहले स्टैंडर्ड बनाया जाता है। स्टैंडर्ड जो है वो क्लियर होने चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के आधार पे होने चाहिए। स्टैंडर्ड हमें एक बेंचमार्क प्रोवाइड करता है जहाँ पे हमें परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड के आधार पे ही हम परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। इसके अलावा जो सेकंड काम होता है वो होता है कम्युनिकेट टू परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड टू द रेट्स एंड रेटर। सबसे पहले हमें परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड को एस्टेब्लिश करना है, फिर वो कम्युनिकेट करना है कि कितना स्टैंडर्ड का रेट है, रेटर्स हैं, मतलब परफॉर्मेंस कैसे मेज़र की जाएगी, वो कम्युनिकेट करना है। व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ देम, हमें ये बताना पड़ेगा अपने सबऑर्डिनेट को कि हम उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। एंड जो भी रेटर होगा वो एक्चुअली में परफॉर्मेंस को मेज़र करेगा, जो भी परफॉर्मेंस सबऑर्डिनेट दे रहा है उसको
को वो मेजर करेगा तो दे मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट व्हाट एंड हाउ मेजर टू परफॉर्मेंस। जब भी हम किसी व्यक्ति को परफॉर्मेंस करते हैं, देखते हैं, जज करते हैं किसी व्यक्ति के काम को, तो उनको भी पता होना चाहिए जिसके काम को हम जज कर रहे हैं, उनको भी पता होना चाहिए क्या परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड है, किस तरह से परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा, किस तरह से कंपेयर किया जाएगा। थर्ड वन है मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस में हम ये देखते हैं कि हम किसी के व्यक्ति को परफॉर्मेंस को कैसे जज करेंगे। मे बी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, मे बी हम इंटरव्यू के अकॉर्डिंग, मे बी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, मे बी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो ऐसे बहुत से ऐसे मेथड हैं, बहुत से ऐसे मेजरमेंट है जहाँ पे हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं आंखों देख के, ऑब्जर्वेशन के आधार पे, उनसे इंटरव्यू करके, उनसे रिकॉर्ड देख के, अटेंडेंस देख के हम उनकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। जो भी नेसेसरी इंस्ट्रक्शन होती है, स्टेप होते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस के, वो हम उनको फॉलो करते हैं। जैसे 10 to 5 रहना है ऑफिस में, तो हम ये देखेंगे कि 10 to 5 है कि नहीं है, इंस्ट्रक्शन फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके आधार पे हम परफॉर्मेंस को जज करेंगे। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस जब भी देखी जाती है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस देखी जाती है, तो वो एक्चुअल परफॉर्मेंस के आधार पे देखी जाती है, जो एक्चुअली वो कितना परफॉर्म कर रहा है। और जो भी स्टैंडर्ड देखे थे हमने, वो एक्चुअली मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि जो एक्चुअल परफॉर्म कर रहा है उसको हमें जज करना है। जो एक्चुअली जिस टाइम पे वो काम कर रहा है, जितना वो प्रैक्टिकली काम कर रहा है एक्चुअली वास्तव में, वो हमें देखना है। उसके बाद हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ द परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। जो एक्चुअल परफॉर्म कर रहा है और जो स्टैंडर्ड उसके लिए सेट किए थे, जैसे एक्चुअल वो 50 ही ईंटें बना रहा है, स्टैंडर्ड हमने 100 ईंट बनाने का रखा हुआ था, तो वो हमें कंपेयर करना है। इस स्टेज में क्या करते हैं हम, जो भी रेटर होता है या जो परफॉर्मर होता है इवेलुएट करने वाला, वो एम्प्लॉय के एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखता है और एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाता है और ये देखा जाता है कि स्टैंडर्ड के साथ वो कितना काम कर रहा है। उसके बाद कम्युनिकेट टू परफॉर्मेंस टू एम्प्लॉय, मतलब यहाँ पे परफॉर्मेंस एम्प्लॉय को कम्युनिकेट किया जा रहा है। क्या कम्युनिकेट होगा कि आप बेटर परफॉर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो भी कम्युनिकेट करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप रहता है कि हम कम्युनिकेट करेंगे कि एम्प्लॉय कितना परफॉर्म कर पा रहा है, एम्प्लॉय की रिपोर्ट को कम्युनिकेट करेंगे, उसके प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस को कम्युनिकेट करेंगे मैनेजमेंट को, एंड डिस्कशन विद द एम्प्लॉय अबाउट द परफॉर्मेंस। अगर माना कोई कम काम कर रहा है तो उससे बात की जाएगी, क्यों कम काम कर रहे हैं, किस तरह की इंप्रूवमेंट उसको चाहिए। हो सकता है उसको काम के बारे में नॉलेज ना हो, उसको ट्रेनिंग की जरूरत हो। तो यहाँ पे मैनेजमेंट एम्प्लॉय के साथ डिस्कस करता है कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, बुरी है, अच्छी है तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, बुरी है, पुअर परफॉर्मेंस है तो किस रीजन की वजह से है, वो उसे बताना पड़ता है। एंड नेसेसरी स्टेप टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, यहाँ पे क्या होगा, उसको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, पुअर परफॉर्मेंस वाले को इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि आपको अपना काम सुधारना है। ये काम आप ट्रेनिंग के माध्यम से भी सुधार सकते हैं, किसी से काम सीख के भी सुधार सकते हैं, तो उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाए जाते हैं ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को सुधार सके। फॉलो अप एक फाइनल स्टेज होती है जहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल और डेवलपमेंट स्टेप को फॉलो किया जाता है, फीडबैक दी जाती है, करेक्टिव एक्शन निकाले जाते हैं। जैसे कोई काम ही नहीं कर रहा है, ऑफिस ही नहीं आ रहा, तो उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। कोई अच्छा काम करना चाहता है लेकिन उसको नॉलेज नहीं है, उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा सकते हैं। तो इस तरह की फीडबैक जो है वो करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। जो भी एम्प्लॉय अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं कर रहा है आफ्टर ट्रेनिंग भी, तो उसको हो सकता है डिमोशन की जाए, रिट्रेंचमेंट की जाए। तो ये फॉलो अप के एक्शंस होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन द लेक्चर, दिस इज द मेथड ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये पेपर में भी आता है। दो तरह के मेथड होते हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड है, एक मॉडर्न मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड्स में आपके रैंकिंग मेथड, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, ग्रेडिंग मेथड, रेटिंग स्केल एंड चेकलिस्ट मेथड, फोर्स चॉइस मेथड, फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, एसे मेथड, फील्ड रिव्यू मेथड आते हैं। और मॉडर्न टेक्निक में आपके मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, 360 डिग्री अप्रेजल, ह्यूमन एसिड अकाउंटिंग मेथड, बिहेवियर एंकरिंग रेटिंग रिपोर्ट और असेसमेंट मेथड आते हैं। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन आता है रैंकिंग मेथड। रैंकिंग मेथड एक सिंपल और ओल्डेस्ट मेथड है, पुराना मेथड है, जिसमें एम्प्लॉय को रैंक असाइन किए जाते हैं उसकी परफॉर्मेंस के आधार पे। जो बेटर परफॉर्म करता है उसको अच्छा रैंक दिया जाता है, जो लो परफॉर्म करता है उसको कम रैंक दिया जाता है। यहाँ पे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के आधार पे, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पे हम रैंक असाइन करते हैं। एंड जितने भी एम्प्लॉय होंगे उनको रैंकिंग के माध्यम से इवेलुएट किया जाता है। जितने भी एम्प्लॉय होंगे उनका कंपैरिजन किया जाता है और जितने भी
एम्प्लॉई होंगे उनके कंपैरिजन के आधार पे आप सिंगल रेटिंग ग्रुप के आधार पे उनके टाइम ऑफ वर्क को लेंगे, मतलब सेम ग्रुप बना देंगे ना, ग्रुप बना देंगे, ग्रुप वाइज जो हम रैंकिंग कर सकते हैं यहाँ पे। और जो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको हम फर्स्ट रैंक देंगे, बेस्ट एम्प्लॉय को हम रैंक फर्स्ट असाइन करते हैं, जो पुअरेस्ट परफॉर्म करता है उसको लास्ट रैंक असाइन करते हैं। ये प्रोसेस रैंकिंग का कंटिन्यू चला रहता है जब तक कि पूरे एम्प्लॉय को रैंक ना दिया जाए। तो यहाँ पे जितने भी काम करने वाले होते हैं उनको सबको रैंक दिया जाता है। तो रैंकिंग मेथड से ही हमें परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाता है कि जो व्यक्ति अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसका रैंक फर्स्ट आ जाएगा ऑटोमेटिकली, या उसके मतलब डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में हम देख सकते हैं, जो व्यक्ति जो है कम परफॉर्म कर रहा है उसके लास्ट में नंबर आएंगे, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके स्टार्टिंग में ही नंबर आ जाएगा रैंक का। तो ये रैंक के माध्यम से भी हम परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं, लेकिन रैंक के माध्यम से जब भी इवैल्यूएशन होती है तो सेम फैक्टर के आधार पे होती है। मतलब सेम फैक्टर का मतलब है कि कोई डिसिप्लिन है, काम में पंक्चुअल है, उसके आधार पे हम रैंकिंग कर सकते हैं। तो सेम फैक्टर हम देखेंगे इंडिविजुअल ट्रीट में, वो सेम गुण होने चाहिए इंडिविजुअल सारे एम्प्लॉइज में, क्योंकि ये फैक्टर जो है जो गुण के ऊपर हम रैंकिंग कर रहे हैं, जिस फैक्टर के ऊपर रैंकिंग कर रहे हैं वो सबके ऊपर सेम अप्लाई होना चाहिए, तो वो रैंकिंग मेथड में आता है। नेक्स्ट वन आता है पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। तो रेटर असाइन रैंक टू द एम्प्लॉय बाय कंपेयरिंग वन एम्प्लॉय विद द अदर एम्प्लॉय। तो इसमें क्या होता है, पेयर्ड बनाए जाते हैं, ग्रुप बनाए जाते हैं। इस पेयरिंग में हम एक एम्प्लॉय को दूसरे ग्रुप के साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ पे पेयरिंग में वन एम्प्लॉय विद द ऑल अदर एम्प्लॉय इन द ग्रुप टू डिसाइड हु इज अ बेटर एम्प्लॉय। हम ग्रुप बनाकर हम ये डिसाइड करते हैं कौन सा बेटर एम्प्लॉय है, कौन सा बेटर नहीं है। जैसे दो एम्प्लॉय हैं, दो एम्प्लॉय को हम कंपेयर कर सकते हैं, उनके आधार पे हम रेट दे सकते हैं कि कौन सा बेटर है कि नहीं है। सो रेटर इज गिवन द बुकलेट कंटेनिंग नेम ऑफ द टू एम्प्लॉय ऑन द ईच पेज। मतलब जैसे क्या होगा, दो एम्प्लॉय के आधार पे हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। नंबर ऑफ कंपैरिजन का फॉर्मूला है यहाँ पे, जब भी पेयर्ड कंपैरिजन मेथड यूज किया जाता है उसका फॉर्मूला होता है n(n-1/2). तो n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ द पर्सन टू बी कंपेयर, कितने लोगों का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे कि हम लेंगे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय 10 है, तो 10 सॉरी ब्रैकेट 10-1/2, तो 45 कंपैरिजन बनेंगे। तो जब भी हम एम्प्लॉय का 10 लोगों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो 45 कंपैरिजन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का बनेगा। ये टेक्निक थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग रहती है और इसमें कोई एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस की इंप्रूवमेंट का भी पता नहीं चलता है। इसके टेक्निक को यूज करने के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है जब भी हम पेयर्ड कंपैरिजन करते हैं, और क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये ओवरऑल सिंपल रैंकिंग मेथड है। हम उस एम्प्लॉय के मतलब जो भी कंपेयरिंग के आधार पे जब भी एम्प्लॉय को कंपेयर करेंगे उस कंपेयरिंग के आधार पे हम रैंकिंग पे बाद में डिसाइड करते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन जो है 45 कंपैरिजन बनेंगे। नेक्स्ट है आपका दिस इज टू बी ग्रेडिंग मेथड। ठीक है, ग्रेडिंग मेथड भी परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे हम ग्रेड देते हैं एम्प्लॉय को। ग्रेड में भी ABCD हो सकते हैं। ये जो ग्रेड जो है वो उनके गुणों के आधार पे दिए जाते हैं, जो उसमें क्या क्वालिटी है उसके आधार पे दिए जाएंगे। मे बी उसके नॉलेज के आधार पे, डिपेंडेबिलिटी के आधार पे, लॉयलिटी के आधार पे, लर्निंग स्किल के आधार पे, काम के आधार पे, डेवलपमेंट के आधार पे, जितने भी एट्रीब्यूट का मतलब है फैक्टर या गुण, उसके आधार पे हम उसको ग्रेड देंगे। ग्रेड जो होंगे वो प्री डिसाइडेड ग्रेड हो सकते हैं। जैसे कुछ एम्प्लॉइज के लिए प्रेजेंस के आधार पे, एब्सेंस के आधार पे आप ग्रेड दे सकते हैं। 5 ग्रेड स्केल आप यूज कर सकते हैं, जैसे A फॉर एक्सीलेंट के लिए, B फॉर वेरी गुड के लिए, C फॉर गुड के लिए, D फॉर एवरेज के लिए, E फॉर बिलो एवरेज के लिए। तो इस तरह के एम्प्लॉय को उसकी वर्क परफॉर्मेंस के आधार पे ग्रेड किए जाते हैं, उसके गुण के आधार पे ग्रेड दिए जाते हैं, उसके काम के आधार पे ग्रेड दिए जाते हैं, तो उसको ग्रेडिंग मेथड कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो रेटिंग स्केल, ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड भी कहते हैं। इसको रेटिंग स्केल भी मेथड बोल सकते हैं, ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड भी बोल सकते हैं। कॉमनली टेक्निक जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए यूज की जाती है, क्योंकि एक सिंपल रेटिंग स्केल मेथड है। इसको लीनियर रेटिंग स्केल मेथड भी कहते हैं। इसमें परफॉर्मेंस जो है वो जजमेंट के आधार पे दी जाती है और डिफरेंट रेटिंग स्केल के आधार पे दी जाती है। ये जो रेट है वो कंपेयर करते हैं, उसके गुण के आधार पे हम कंपेयर करेंगे। इसके स्कोर को हम जितने भी जैसे फॉर एग्जांपल जॉब नॉलेज कितना है, तो उसमें हम देखेंगे 0 फॉर पुअर जॉब नॉलेज है, 5 फॉर मोर जॉब नॉलेज है, सैटिस्फैक्टरी जॉब नॉलेज है। तो फिर जो स्केल है हम यूज कर रहे हैं, रेटिंग स्केल है, उसमें रेट देंगे। अब इसमें मैंने नहीं लिखा है, वो रेट में भी 0, 1, 2, 4, 5 हो सकता है। जैसे 0 जो है पुअर परफॉर्मेंस के लिए हो सकता है, 2 जो है वो जॉब नॉलेज के लिए हो सकता है, 3 जो है वो सैटिस्फैक्टरी जॉब नॉलेज के लिए हो सकता है, एंड 4 जो है वो गुड वर्किंग नॉलेज के लिए हो सकता है, 5 जो है एक्सीलेंट वर्किंग नॉलेज के लिए हो सकता है। तो इस तरह से हम रेट देंगे।
तो रेट यहाँ पे हम जो रेट है वो जॉब नॉलेज के आधार पे, क्वालिटी ऑफ वर्क के आधार पे, उसके कैपेबिलिटी के आधार पे, कोऑर्डिनेशन के आधार पे, लीडरशिप क्वालिटी के आधार पे दे सकते हैं। तो मतलब जो भी उस व्यक्ति में गुण है, उस गुण के आधार पे हमें उसे रेट देने हैं। हो सकता है जॉब नॉलेज के आधार पे हमें रेटिंग देने चाहिए, या क्वालिटी ऑफ वर्क के आधार पे रेटिंग देनी है, या क्वांटिटी ऑफ वर्क के आधार पे, एटीट्यूड के आधार पे। तो जितने भी एट्रीब्यूट हैं, जितने भी गुण हैं, उस गुण के आधार पे हम उसको रेटिंग देते हैं। वो रेटिंग 0, 1, 2, 4, 5 हो सकती है, या आपके 0, 5, 10, 15, 20 हो सकती है। इस तरह से रेटिंग स्केल जो है हम उसमें यूज करते हैं, और ये स्केल जो है उसकी परफॉर्मेंस के आधार पे इवेलुएट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 0, हम किसी को जॉब नॉलेज को 0 नंबर दे रहे हैं हम, तो 0 का मतलब पुअर जॉब नॉलेज है, और किसी को 5 नंबर दे रहे हैं तो वो एक्सीलेंट जॉब नॉलेज है। तो इट्स मीन दैट ये कंटिन्यूस रेटिंग स्केल होती है, इसमें हम स्कोर डिफाइन करते हैं, और स्कोर के आधार पे हम बताते हैं कि उस रैंकिंग के आधार पे हम उसका एनालिसिस करते हैं। जो भी ओवरऑल स्कोर होता है एम्प्लॉय का, उसके गुण के आधार पे हम इवेलुएट करते हैं। ये रेटिंग स्केल 3 पॉइंट रेटिंग स्केल भी हो सकती है, 5 पॉइंट रेटिंग स्केल भी हो सकती है, 7 पॉइंट रेटिंग स्केल भी हो सकती है। लिकर्ट रेटिंग स्केल भी आपने पढ़ा होगा, रिसर्च अगर आप करते हैं तो लिकर्ट रेटिंग स्केल भी, जैसे 5 रेटिंग स्केल है, 3 रेटिंग स्केल है, तो जैसे गुड, वेरी गुड, न्यूट्रल, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो उसके एट्रीब्यूट के आधार पे, गुण के आधार पे हम देख सकते हैं कि व्यक्ति काम पे कितना आता है, गुड है, वेरी गुड है, नॉट गुड है। तो ये सारी चीजें जो है वो रेटिंग स्केल पे हम जज करते हैं, कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो है चेक लिस्ट मेथड। So the rather does not evaluate the performance of employee. The list of some specific statement describe to the performance of the employee. Checklist का मतलब हम लिस्ट बना देंगे, जैसे क्वेश्चनियर प्रिपेयर होता है उस तरह से एक लिस्ट बना देंगे, और उस लिस्ट के आधार पे देखेंगे कि व्यक्ति इसमें ठीक है कि नहीं है। हमने टिक की लगाना होता है, तो उसके बिहेवियर का पॉजिटिव और नेगेटिव पता लग जाता है। अब ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय जो है वो जॉब ऑफिस अटेंड करता है कि नहीं, यस या नो। एम्प्लॉय जो है वो काम करता है, नहीं, यस या नो। एम्प्लॉय का अपने कलीग के साथ अच्छा रिलेशन है, ये नहीं है, यस या नो। तो इस तरह के जो है अप्रेजल परफॉर्मा होता है, और उसी को चेकलिस्ट मेथड बोलते हैं, जिसमें टिक लगाना होता है, यस या नो में क्वेश्चन होते हैं। उसके आधार पे हम व्यक्ति की परफॉर्मेंस को जज करते हैं। माना कि यस यस ज्यादा आ रहा है तो इसमें पॉजिटिव स्कोर है, नो नो आ रहा है तो नेगेटिव स्कोर है। ये सिंपल चेकलिस्ट मेथड होता है, जिसमें कि व्यक्ति की वेटेज चेकलिस्ट मेथड भी कहते हैं इसको। वेटेड चेकलिस्ट मेथड इसलिए कहता है क्योंकि इसमें वेट देखा जाता है यस या नो का, और इसमें स्टेटमेंट के आधार पे एम्प्लॉय के बिहेवियर जो है वो देखा जाता है। स्टेटमेंट जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म में खुद बनानी पड़ती है। स्टेटमेंट मैंने अभी कहा, जैसे कि व्यक्ति काम पे आता है, नहीं आता है, उसके कलीग्स के साथ कितने अच्छे रिलेशंस है, क्या वो वर्कर के साथ किस तरह से काम कर रहा है, क्या वो स्टैंडर्ड के साथ हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यस या नो में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस यस या नो वाले क्वेश्चन पे हमें टिक करना होता है और उसकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल करना होता है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है फोर्स्ड चॉइस मेथड। ठीक है, तो फोर्स्ड चॉइस मेथड भी एक ट्रेडिशनल मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। ये मेथड वर्ल्ड वार 2 में ज्यादा फेमस हुआ था, जहां पे इस मेथड में क्या होता है, लास्ट नंबर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट होती है जो ग्रुप वाइज प्रिपेयर की जाती है, और जहां पे कुछ जॉब परफॉर्मेंस एक्टिविटी को कंसीडर किया जाता है। मे बी ये 4 स्टेटमेंट हो सकती है, 5 स्टेटमेंट होती है। उसके आधार पे, स्टेटमेंट के आधार पे जॉब की परफॉर्मेंस फैक्टर लगाए जाते हैं और हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, मे बी स्टेटमेंट आपकी फेवरेबल नेचर की हो सकती है, मे बी स्टेटमेंट कुछ डिस्क्रिप्टिव नेचर की हो सकती है, कुछ अनफेवरेबल नेचर की हो सकती है। तो रैदर फोकस्ड ऑन द वन स्टेटमेंट, मतलब एक या दो कैटेगरी के आधार पे हम 2, 3, 4 कैटेगरी के आधार पे 5 स्टेटमेंट ग्रुप हम प्रिपेयर करते हैं, या उस स्टेटमेंट के आधार पे हम व्यक्ति की परफॉर्मेंस को जज करते हैं। 2 स्टेटमेंट में बी डिस्क्रिप्टिव, 2 स्टेटमेंट फेवरेबल हो सकती है, 2 स्टेटमेंट आपकी अनफेवरेबल हो सकती है। इसको 5 पॉइंट स्केल के माध्यम से भी जानते हैं। इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, कुछ न्यूट्रल पॉइंट भी होते हैं। तो रेटर जो है उस रेटिंग स्केल के आधार पे एम्प्लॉय के बिहेवियर को चेक करेगा, उस स्टेटमेंट के आधार पे चेक करेगा। इसमें क्या होता है, हम व्यक्ति के एफिशिएंट और इनएफिशिएंट व्यक्ति के को अगर जज करना है, किसी व्यक्ति में क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, तो वहां पे हम फोर्स्ड चॉइस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, क्योंकि इसको कंस्ट्रक्ट करना थोड़ा सा टफ रहता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि स्टेटमेंटें हमें प्रिपेयर करनी है। हमें 5 या 6 स्टेटमेंटें, जैसे 5 स्टेटमेंट अगर प्रिपेयर करनी है, 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट हो सकती है, 2 नेगेटिव हो सकती है, एक आपकी न्यूट्रल स्टेटमेंट हो सकती है। उसके आधार पे, उस स्टेटमेंट के आधार पे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जज किया जाता है।
नेक्स्ट जो मेथड है वो है फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स में हम क्या करते हैं, जैसे परसेंटेज ऑफ, जहाँ पे व्यक्ति की अनसेटिस्फैक्ट्री, बिलो एवरेज, एवरेज, अबव एवरेज, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को जज करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पर्सनल बाइसनेस को कंसीडर नहीं करते, मतलब पक्षपात को कंसीडर नहीं करता है। यहाँ पे एक स्केल बनाई जाती है, उस स्केल के आधार पे हम व्यक्ति की परफॉर्मेंस को जज करते हैं और उस स्केल के आधार पे हम उसके मतलब जॉब के परफॉर्मेंस को देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपका 5 पॉइंट स्केल जॉब परफॉर्मेंस के मेथड पे इसको डिसाइड किया जाता है। इसमें जो भी परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है वो प्री डिसाइडेड डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे होती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो भी परफॉर्मा है वो पहले ही डिसाइड हो जाता है। और इसमें जो भी रेट दिए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 10% एम्प्लॉय एट द टॉप हो सकते हैं, 20% बिलो एवरेज हो सकता है, या 10% अनसेटिस्फैक्ट्री हो सकता है, पुअरेस्ट हो सकता है, उसके आधार पे हम देखते हैं। इसमें जो मैंने आपको बताया कि 5 पॉइंट स्केल, यानी कि आपके पास 5 पॉइंट कौन से होंगे, अनसेटिस्फैक्ट्री, बिलो एवरेज, एवरेज, अबव एवरेज, एक्सीलेंट, इसके आधार पे इसको चेक किया जाता है। व्यक्ति को देखा जाता है कि वो कितना एक्सीलेंट काम कर रहे हैं, कितने लोग जो है वो एवरेज काम कर रहे हैं, कितने बिलो एवरेज काम कर रहे हैं। तो ये मेथड जो है डिपार्टमेंट वाइज यूज किया जाता है, जहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज व्यक्ति की एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को देखा जाता है और जो हाईएस्ट परफॉर्मेंस और लोएस्ट परफॉर्मेंस स्केल के आधार पे, जो स्केल है 5 पॉइंट स्केल है, उसके आधार पे इसकी परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। तो ये है फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो परफॉर्मेंस है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट किया कैसे किया जाएगा, जैसे मैंने अभी बोला कि 10% अनसेटिस्फैक्ट्री हो सकते हैं, 20% बिलो एवरेज हो सकते हैं, 40% आपके एवरेज परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय हो सकते हैं, 20% एवरेज परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय, या 10% एक्सीलेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो उसके आधार पे जो है परफॉर्मेंस, जो भी स्केल है वो स्केल हमें बताती है कि टॉप लोग कितने हैं, लोएस्ट कितने हैं। नेक्स्ट जो मेथड है आपका वो है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। तो यहाँ पे जो भी परफॉर्मेंस की इवेल्युएशन है वो पीरियडिकल बेसिस पे की जाती है, मे बी 6 मंथ या एनुअली हो सकती है। इट नॉट टू रिफ्लेक्ट द ट्रू पिक्चर ऑफ द परफॉर्मेंस। कभी कभार जब भी परफॉर्मेंस की जाती है तो वो 6 मंथ या 1 ईयर की होती है और उसके आधार पे भी हमें सही पिक्चर्स पता नहीं लगती हैं। तो इसलिए कंटिन्यू परफॉर्मेंस अप्रेजल होना बहुत ज़रूरी है। और ये मेथड जो है, कंटिन्यू अप्रेजल का मेथड जो है वो आर्मी फोर्स से आया था वर्ल्ड वार 2 में, कि व्यक्ति की जो सुपरवाइजर है वो कंटिन्यू होना चाहिए, उसकी बिहेवियर की रेटिंग कंटिन्यू होनी चाहिए, उसके जो भी नॉर्मल बिहेवियर है, परफॉर्मेंस है, वो क्रिटिकल इंसिडेंट के आधार पे होना चाहिए। क्रिटिकल इंसिडेंट जो है वो एक्सेप्ट, यहाँ पे व्यक्ति की बिहेवियर जो है वो रेगुलर चेक किया जाता है। रेगुलरली उसका क्या बिहेवियर है, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है सीनियर के साथ, किस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है, किस तरह से उसको वो क्वालिटी को कंट्रोल कर सकता है, वेस्ट को कैसे रिड्यूस कर रहा है, ये सारी चीजें जो है वो हम उसमें चेक करते हैं। इस मेथड में हम उस व्यक्ति की पॉजिटिव और नेगेटिव इंसिडेंट को रिकॉर्ड करते हैं एक नोटबुक में, कि उसमें पॉजिटिव इंसिडेंट क्या है, नेगेटिव इंसिडेंट क्या है, और इसको रिकॉर्ड करके हम उसका इवेल्युएशन करते हैं। और इसका ड्रॉबैक ये है कि इट इज़ वेरी क्लोज अटेंशन टू द रीडर, और जो भी एम्प्लॉय बहुत नेग्लिजेंस में ऐसे भी कर देता है, उसको भी वो रिकॉर्ड करता है, जिससे एम्प्लॉय की नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा पड़ते हैं। और क्रिटिकल इंसिडेंट जो है वो डिफिकल्ट है अप्रेज करना, क्योंकि डे टू डे लाइफ में रेगुलर किसी व्यक्ति के इंसिडेंट को याद करना थोड़ा सा टफ होता है। ये क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड आपका कंटिन्यूस इवेलुएट करता है, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज इवेलुएट, ज़्यादातर कुछ परफॉर्मेंस जो है वो आपकी पीरियडिकल बेसिस होती है, मंथली बेसिस होती है, एनुअली होती है, पर लेकिन वो ट्रू पिक्चर्स नहीं देती। लेकिन जो क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड है वो आपके कंटिन्यू परफॉर्मेंस को अप्रेज करता है, लगातार करता है, तो ये आपको ट्रू पिक्चर जो है वो इवेलुएट करता है। नेक्स्ट जो ऐसे मेथड है, ऐसे मेथड के आधार पे भी परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन को चेक किया जाता है, परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। तो जो रेटर यहाँ पे एम्प्लॉय को रेट करता है वेरियस फैक्टर के आधार पे, जैसे कि ओवरऑल परफॉर्मेंस एम्प्लॉय के आधार पे, जॉब नॉलेज कितना है, उसमें वीक पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट क्या है, क्या उसको ट्रेनिंग की नीड है, प्रमोशन प्रोस्पेक्टिव क्या है, उसके एम्प्लॉय का एटीट्यूड क्या है। तो ये सारे तथ्यों के आधार पे जो है वो अपने वर्ड में लिखता है, पैराग्राफ में लिखता है। तो ऐसे मेथड मतलब पैराग्राफ में लिख के व्यक्ति को सारे तथ्यों को
पैरा में लिख के उसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करेगा। जितनी भी जनरल इन्फॉर्मेशन होती है एम्प्लॉयी की उसको लिखा जाता है, लिमिटेशन को थोड़ा-सा अवॉइड किया जाता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है वो कंसीडर किया जाता है। लेकिन ऐसे मेथड का मतलब ऐसे में लिखना पैराग्राफ में उसके बारे में आप लिख रहे हो, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है और इसमें नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस आप छूट देते हैं। कई बार जो है वो फालतू की इन्फॉर्मेशन ही पैराग्राफ में लिख देते हैं और आप अगर याद रखना चाहते हो तो पैराग्राफ से ज़्यादा पॉइंटिंग में आपको ज़्यादा याद रहता है, एक एट्रीब्यूट पे आपको ज़्यादा याद रहता है, तो ऐसे मेथड थोड़ा-सा लंबा रहता है और हम यहाँ पे एम्प्लॉयी की परफॉर्मेंस को फ्रीली परफॉर्मेंस लिखते हैं, मतलब फ्रीली किसी जो भी लिखना हमने पैराग्राफ में लिखना है, फ्रीली लिखना है। उस व्यक्ति की नॉलेज के बारे में, जॉब के बारे में, जिसका भी हम अप्रेज़ल कर रहे हैं, उसके बारे में सारी चीज़ें लिखनी है कि उसमें स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, प्रमोशन एस्पेक्ट क्या है, एम्प्लॉयी का एटीट्यूड क्या है, क्या उसको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, एम्प्लॉयमेंट देने की ज़रूरत है, सॉरी डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है कि नहीं है। नेक्स्ट जो है वो फील्ड रिव्यू मेथड है। यहाँ पे अप्रेज़ल जो है वो व्यक्ति की फील्ड के आधार पे करता है और ये जो फील्ड रिव्यू मेथड है, ये एचआर डिपार्टमेंट के माध्यम से किया जाता है और यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट उस व्यक्ति को रेट देगा, उसके इंटरव्यू लेगा, उसकी स्किल को जज करेगा और यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट जो है वो अपने जो सुपीरियर से इंफॉर्मेशन गैदर करता है कि सुपीरियर यहाँ पे सबऑर्डिनेट को इवैल्यूएट करता है। सुपीरियर यहाँ पे सबऑर्डिनेट के बारे में बताता है कि वो उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, एटीट्यूड क्या है और यहाँ पे सुपीरियर इवैल्यूएट करता है अपने सबऑर्डिनेट को। जो सुपरवाइज करता है वो ऑरली भी सुपरवाइज करता है, तो सुपरवाइजर जो है एम्प्लॉय की पर्सनल रिकॉर्ड को देखता है, क्या उसमें सक्सेस है, क्या उसमें फेलियर है, वो भी चीज़ देखता है। तो फील्ड में जाके हम व्यक्ति की परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं और यहाँ पे ओवरऑल रेटिंग जो है वो आप एक्सीलेंट भी दे सकते हो, एवरेज भी देख सकते हो, बिलो एवरेज भी देख सकते हो। तो उसकी फील्ड में जाके उसकी परफॉर्मेंस को देख के उसकी सक्सेस और फेलियर का पता लगता है, उसके एक्सीलेंट, एवरेज, बिलो एवरेज के वर्क का पता चलता है कि वो कैसे काम परफॉर्म कर रहा है वहाँ पे। नेक्स्ट आपका मॉडर्न मेथड है। अब मॉडर्न मेथड्स में क्या है, फर्स्ट वन आता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बहुत वाइड टर्म है और इसको बहुत जगह परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए यूज किया जाता है। ये रिसेंट ओरिजिन है और इसको पीटर एफ डक्कर ने 1954 में डेवलप किया है। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के बारे में लिखा गया है कि जो भी यहाँ पे व्यक्ति की परफॉर्मेंस को देखना है वो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के आधार पे देखना है। यहाँ पे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट मैनेजर जो है वो जॉइंटली काम करते हैं, कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, इसलिए उनके रिजल्ट को जो भी गोल डिसाइड किया गया है उसके आधार पे हमें डिसाइड करना है। जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है म्यूचुअल सेटिंग गोल को डिसाइड कर किया जाता है, उस गोल के डिसाइड करने के बाद ही हम उसके परफॉर्मेंस को जज करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या प्रोसेस रहता है, जो भी सीनियर है, सबऑर्डिनेट है, वो आपस में मिलकर गोल को डिसाइड करते हैं। उस गोल के आधार पे अप्रेज़ल किया जाता है। ये प्री डिटरमिन्ड गोल होते हैं, जिसके आधार पे इवैल्यूएट किया जाता है एम्प्लॉयी की परफॉर्मेंस को। उसके बाद परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट किया जाता है सबऑर्डिनेट के लिए कि सबऑर्डिनेट का स्टैंडर्ड क्या होगा जिसके साथ हमें कंपेयर करना है। फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड के साथ और जो भी गैप है उसको फिल करने की कोशिश की जाती है ट्रेनिंग के माध्यम से। और न्यू गोल स्ट्रेटजी ड्यू टू चेंज इन द इन्वायरमेंट, जो भी इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसके आधार पे हम न्यू स्ट्रेटजी कैसे डेवलप कर सकते हैं, फ्यूचर्स के लिए क्या प्लान बना सकते हैं, वो भी हम इसमें एस्टेब्लिश कर सकते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निक है जो मैनेजमेंट की प्लानिंग को कंट्रोल को करने के लिए यूज की जाती है कि मैनेजमेंट की प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, मैनेजमेंट का कंट्रोल कैसे होना चाहिए और यहाँ पे म्यूचुअल गोल सेट किए जाते हैं, उनको क्लियर किया जाता है, उसके रिजल्ट को कंपेयर किया जाता है। ये सेल्फ कंट्रोल कैसे एम्प्लॉय कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो सेल्फ मोटिवेटेड कैसे हो सकता है, किस तरह से वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, अकाउंटेबल हो सकता है, उसको वो ज़्यादा फोकस करता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करता है और जो भी रिजल्ट आते हैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। तो ये था आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जहाँ पे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट दोनों मिलकर एक कॉमन गोल को सेटअप करते हैं और उसके आधार पे ही कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ। नेक्स्ट जो मेथड है द ह्यूमन एसिड अकाउंटिंग मेथड। ह्यूमन एसिड अकाउंटिंग मेथड में प्लस या नेगेटिव पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस में टीम वर्क के साथ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट तो नहीं है। तो अगर अच्छा काम हो रहा है तो वो पॉजिटिव मोराल को बूस्ट अप करेगा, अगर नेगेटिव काम हो रहा है तो वो कन्फ्लिक्ट होगा, तो वो जनरली बात है वो काम को डिस्टर्ब करेगा। ह्यूमन एसिड अकाउंटिंग जो है वो एक पॉपुलर टेक्निक नहीं है, लेकिन एक मॉनेटरी वैल्यू के आधार पे हम ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल ह्यूमन स्ट्रक्चर को गुडविल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और जो ह्यूमन एसेट्स जो है वो अगर इंक्रीज हो रही है, ह्यूमन एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो वो अच्छा होगा, अगर इंक्रीज नहीं हो रही है तो उसका नेगेटिव
नेगेटिव पॉइंट होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, स्ट्रेटजी, स्किल, एटीट्यूड क्या है, मोटिवेशन लेवल क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स क्या है, उसके आधार पे हम ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं। ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की कंप्यूटेशंस करते हैं। ह्यूमन एसेट्स अकाउंटिंग एक लंबे टाइम की कंप्यूटेशन प्रोसेस होता है, जहाँ पे ह्यूमन एसेट्स अकाउंटिंग उसके प्लस या नेगेटिव पॉइंट्स को देखा जाता है। उसके उसके मतलब उसका एटमॉस्फेयर्स पे क्या प्रभाव है, या उस टीम वर्क में काम हो रहा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के मोराल को डिस्टर्ब करेगा, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू को बढ़ाएगा। ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू तब कम होगी जब आपके एक्सपीरियंस पर्सन में कन्फ्लिक्ट है या डिस्टर्ब्ड है ऑर्गेनाइजेशन। तो ह्यूमन एसेट्स को इंक्रीज करना है, वो कैसे इंक्रीज हो सकती है, उसके ऊपर जो है वो इस अकाउंटिंग मेथड में ज़्यादा फोकस किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये मॉडर्न टेक्निक है परफॉर्मेंस अप्रेजल्स की, और ये एम्प्लॉय में बी अप्रेज्ड। यहाँ पे व्यक्तियों का जो मूल्यांकन किया जाता है वो उनके इमीडिएट सीनियर, सुपरवाइजर, सबॉर्डिनेट, कंसल्टेंट, कस्टमर या खुद के आधार पे मूल्यांकन होता है। 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक जो है वो मल्टीपल रेटर टेक्निक है। 360 नाम इसको तभी दिया गया है कि इसमें परफॉर्मेंस का अप्रेजल कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा है, बल्कि सीनियर, सुपरवाइजर, सबॉर्डिनेट, कस्टमर या खुद भी वो अपनी परफॉर्मेंस का अप्रेजल कर रहा है। ये मेथड जो है वो काफ़ी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के आधार पे है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का जो मूल्यांकन है वो बहुत से लोग करते हैं, उसकी बेटर डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। ये मल्टीपल रेटर है, इसमें परफॉर्मेंस के जो व्यक्ति की परफॉर्मेंस है बिना पक्षपात के जो है वो इवेलुएट की जाती है। यहाँ पे एम्प्लॉय अपनी परसेप्शन को दूसरे के साथ कंपेयर करता है, और यहाँ पे इफेक्टिव वे से व्यक्ति की प्लस नेगेटिव पॉइंट को आइडेंटिफाई किया जाता है। उस व्यक्ति का इंटरपर्सनल स्किल क्या है, टीम के साथ वो काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कस्टमर को सैटिस्फाई की नहीं है कि नहीं है, उस आधार पे भी इवैल्यूएट किया जाता है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इसमें जो है वो सीनियर भी व्यक्ति को इवैल्यूएट करेगा, सुपरवाइजर भी इवैल्यूएट करेगा, सबॉर्डिनेट भी इवैल्यूएट करेगा, कस्टमर भी इवैल्यूएट करेगा, वो खुद को खुद भी इवैल्यूएट करेगा। तो ये उसके मतलब इंटरपर्सनल स्किल के आधार पे, टीम बिल्डिंग के आधार पे, वो हर तथ्य के आधार पे जो है उसकी इवैल्यूएशन को यहाँ पे चेक किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो आपके पास है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, जिसको वाक्स कहते हैं। वाक्स में जो है अनदर इम्पॉर्टेंट मॉडर्न टेक्निक है परफॉर्मेंस अप्रेजल्स की। यहाँ पे जो रेटिंग स्केल है उसकी मेरिट बताई जाती है, कुछ क्रिटिकल इंसिडेंट के आधार पे इवेल्युएट किया जाता है। ये टेक्निक जो है वो रेटिंग स्केल और क्रिटिकल इंसिडेंट दोनों के आधार पे कंबाइन करके बनी हुई है। जो बिहेवियर एंकरिंग रेटिंग स्केल है, जो मैंने आपको पहले कहा कि रेटिंग स्केल भी पढ़ा दी है और क्रिटिकल इंसिडेंट भी पढ़ा दिया है, तो जो रेटिंग स्केल है और क्रिटिकल इंसिडेंट है, दोनों को मिला के जो है ये टेक्निक बनी हुई है। यहाँ पे क्रिटिकल एरिया जो है व्यक्ति की परफॉर्मेंस का देखा जाता है कि उस एरिया के आधार पे व्यक्ति कितना इफेक्टिव है, कितना इफेक्टिव नहीं है, उसके आधार पे उसको रैंकिंग दी जाती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्रिटिकल इंसिडेंट डिफाइन करेंगे, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया डिफाइन करेंगे। उस स्पेसिफिक एरिया के आधार पे वो व्यक्ति कितना इफेक्टिव है, कितना लेस इफेक्टिव है, उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस का डायमेंशन डिसाइड करेंगे। डायमेंशन का मतलब है जॉब नॉलेज, स्किल, या कस्टमर के साथ क्या रिलेशन है उसका, मीटिंग उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं उस काम के प्रति। तो उसके बाद हम परफॉर्मेंस का डायमेंशन डिसाइड करेंगे। लोगों को उस अपने काम की कितनी नॉलेज है वो हमने डिसाइड करना है। परफॉर्मेंस के डायमेंशन में हम जॉब की नॉलेज को भी लेते हैं, टेक्निकल स्किल को भी लेते हैं, वो डिसाइड किया जाता है। उसके बाद रीएलोकेशन ऑफ इंसिडेंट किए जाते हैं। यहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सन मे बी आस्क्ड टू रीएलोकेट द इनिशियली डिटरमाइंड टू क्रिटिकल इंसिडेंट, जहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सन जो है वो अपनी डेफिनेशन देते हैं जॉब डायमेंशन की, कि उसकी जॉब क्या है, क्लस्टर क्या है, क्रिटिकल इंसिडेंट क्या है। उससे क्रिटिकल इंसिडेंट को दोबारा से रीडिजाइन के लिए बोल सकते हैं, या सब्जेक्टिव जो भी इंसिडेंट है उसमें क्या अच्छा है, बुरा है, क्या रिजेक्ट करना है, क्या नहीं करना है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम दी जाती है, उस प्रॉब्लम के आधार को उसको बोला जाता है कि दोबारा से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाए, बेस्ट डिस्क्राइब किया जाए उस प्रॉब्लम को। तो रीएलोकेशन ऑफ इंसिडेंट वो ही होता है कि दोबारा से उस प्रॉब्लम को रीएलोकेट करना है, डिस्क्राइब करना है। देन स्केलिंग ऑफ इंसिडेंट की जाती है, जहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सन के आधार पर स्केलिंग दी जाती है। ये 7 to 9 पॉइंट स्केलिंग होती है, जिसमें इफेक्टिव या लेस इफेक्टिव जॉब बिहेवियर को डिस्क्राइब किया जाता है कि व्यक्ति का बिहेवियर इफेक्टिव है या लेस इफेक्टिव है। देन
डेवलपिंग टू द फाइनल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे उसके बाद फाइनल इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है। फाइनल इंस्ट्रूमेंट उसके बिहेवियर नीड के अकॉर्डिंग, एंकर के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, जिसमें कि सीरीज ऑफ स्टेटमेंट के आधार पे फाइनल इंसिडेंट हो सकता है। और ये इंसिडेंट जो है वो स्केलिंग बताते हैं, जिसमें कि स्केलिंग के आधार पे उसकी मीन वैल्यूज क्या होगी, उसके आधार पे पोजीशनिंग निकाली जाती है। बार जो है वो एक तरह का परफॉर्मेंस अप्रेजल का जॉब स्पेसिफिक के आधार पे मूल्यांकन करना हो, किसी के बिहेवियर का मूल्यांकन करना हो, किसी भी इंसिडेंट का मूल्यांकन करना हो, तो वहाँ पे फेमस है, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट के आधार पे रैंकिंग परफॉर्म की जाती है। तो यहाँ पे व्यक्ति का बिहेवियर देखा जाता है कि अगर कोई भी उसको इंसिडेंट मिल जाता है तो उस इंसिडेंट पे वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, तो उस इंसिडेंट के आधार पे उसका बिहेवियर का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट आता है असेसमेंट सेंटर मेथड। असेसमेंट सेंटर मेथड 1930 में बना। ये मिलिट्री, जो जर्मन आर्मी मिलिट्री ने इसको डेवलप किया है। इसमें परफॉर्मेंस जो है व्यक्ति की वो डिफरेंट टेक्निक के आधार पे इवेल्युएट की जाती है, जिसमें कि इन बास्केट मेथड हो सकता है, रोल प्लेइंग मेथड, केस स्टडी देकर या ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के आधार पे व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है, जहाँ पे व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम दी जाती है, कोई रोल प्ले करने के लिए बोल दिया जाता है या कोई केस स्टडी दी जाती है, वो किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, उस सॉल्विंग कंडीशन के आधार पे उसकी स्किल और पोटेंशियल को देखा जाता है और मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ पे व्यक्ति को, अगर व्यक्ति यहाँ पे ज्यादातर जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर नीड पड़ती है, अगर वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं सिचुएशन को, तो वहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी करवाए जाते हैं। ये है असेसमेंट सेंटर मेथड, जहाँ पे हम व्यक्ति को असेस करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज के आधार पे, मे बी उसको रोल प्लेइंग के आधार पे असेस कर रहे हैं, उसको प्रॉब्लम दे दी जाती है इन बास्केट टाइम्स में, विद इन द टाइम वो सॉल्व करनी है प्रॉब्लम, उसको केस स्टडी दी जाती है, वो सॉल्व करनी है। तो इस बहुत से ऐसे मेथड, गेम प्लेइंग मेथड है, तो बहुत से ऐसे मेथड उसको देख के उसके बिहेवियर को जज किया जाता है। तो ये था आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड। ये पेपर में आते हैं, आपने पढ़ के जाना है कि किस तरह से आपके ट्रेडिशनल मेथड है, मॉडर्न मेथड है, वो आप पढ़ के जाएं।